नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल जीके पर। आज से हम एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरण। यानी कि हम आज से इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी 8 से 10 लेक्चर आपको आएंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन को कवर करेंगे। एसिड रेन क्या होती है उसको देखेंगे। अम्ल वर्षा के कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उनको भी हम कवर करेंगे। साथ में अम्ल वर्षा का समाधान कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी जानेंगे, और अम्ल क्या होता है और पीएच मान क्या होता है इनके बारे में भी हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देख लेते हैं अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 या तेजाब बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। यह तो आपने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो आप देख रहे हैं ये आपकी फैक्ट्रियाँ हैं। इमेज में देख रहे हैं आप फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ कार हैं। इनके द्वारा फैक्ट्रियों के द्वारा क्या निकला जाता है SO2, और गाड़ियों और जो स्वचालित वाहन है यानी कि बस है, ट्रक वगैरह, इनसे क्या निकलता है NO2। जब SO2 और NO2 जाकर जल के साथ क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं H2SO4 और HNO3 का निर्माण करते हैं, जो कि एसिड कहलाता है। तो इनके द्वारा क्या होता है इसको समझते हैं। जब ये जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां वो पीली पड़ जाती हैं। साथ ही ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो ये नदियों के द्वारा एक समुद्री मार्ग में चले जाते हैं, जहाँ पर जो जीव जंतु उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अम्लीय वर्षा कितनी खतरनाक होती है। अम्लीय वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं। कौन कौन से हैं वो? SO2 और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, और ये जल के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बना देते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब बना देते हैं, और HNO3। तो अब हम देखते हैं इनके क्या क्या कारण हैं। हमने देख लिया, अब इसके क्या प्रभाव हैं उसको भी हम एक स्लाइड में देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अम्ल वर्षा की हानियाँ या दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह इसका पहला पॉइंट है। तो आपने देखा होगा ये अम्ल वर्षा होती है तो नदियों के माध्यम से समुद्र में चली जाती है। तो जो नदियों में और जो समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कैसे होती है कि उनके जो गलफड़े होते हैं उन गलफड़ों में म्यूकस नाम की एक चिप सी जमा हो जाती है, जिनके कारण जो जीव जंतु होते हैं वो सांस नहीं ले पाते। उस कारण से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला फैक्ट है जर्मनी और पश्चिमी यूरोप में जंगलों का नष्ट होने का कारण भी क्या है, अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा होती है तो पेड़ पौधों पर जाकर गिरती है, और पेड़ पौधों पर जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि जो अम्ल वर्षा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक तेजाब है। तो तेजाब के कारण उनकी जो पत्तियाँ हैं और जो भी कुछ है वो जलकर राख हो जाती हैं। इस प्रकार से जंगलों का नष्ट होना भी अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। कैंसर जैसी बीमारियाँ यानी कि मानव पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। जैसे ही अम्ल वर्षा मानव के शरीर पर आकर गिरती हैं तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मृदा या मिट्टी की उर्वरता में कमी, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो अम्लीय वर्षा है सीधे वो पृथ्वी पर आकर गिरती है मिट्टी में, और मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको क्या कर देती है, और कम कर देता है, जिससे जो उर्वरता है उसमें कमी आ जाती है। अगला फैक्ट है तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना। आपने देखा होगा तांबा और सीसा मानव के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इस कारण ये पानी में मिल जाना इन भी एक प्रकार का हानिकारक है। खेतों और पेड़ पौधों का नष्ट होना, यह तो हमने देख ही लिया कि जो मृदा है उसकी उर्वरता में कमी कर देती है, और साथ ही ये पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। वर्षा जल में अम्ल की उपस्थिति भवन जैसे कि आगरा का ताजमहल लकड़ी, स्टील और सीमेंट पत्थर के जैसे निर्माण को क्षति पहुंचाती हैं। तो हमने बहुत सारे फैक्ट देखे कि अम्ल वर्षा की हानियाँ या दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके समाधान के बारे में भी देख लेते हैं
कि इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्या का समाधान एक ही प्रकार से संभव है। इसके लिए घातक वायु और पदार्थ के स्रोत जहाँ से वे उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वहीं पर नियंत्रण करना, जैसे कि SO2 और NO2 इनका निर्माण जहाँ से हो रहा है, जैसे कि फैक्ट्रियों से, वाहनों से, उन्हें वहीं पर नियंत्रण करके अम्लीय वर्षा का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा हम अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं कि जो pH स्केल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसकी खोज इसके जो पिता हैं वो कौन कहलाते हैं, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। pH स्केल होती क्या है। इसकी अवधारणा को सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था, इसलिए सोरेनसन को pH स्केल का पिता कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि pH स्केल के पिता या खोज किसने की थी, वो सोरेनसन ने की थी। और कब की थी? 1909 में, इसलिए सोरेनसन को pH स्केल का पिता कहा जाता है। अब बात आती है कि pH स्केल का फुल फॉर्म क्या है। तो pH स्केल का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे याद रखें, कई बार पूछ लिया गया है। तो pH स्केल में कितने अंक होते हैं? यह आपके 1 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। और 7 होता है वो क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। जैसे कि आप ऊपर इमेज में देख रहे हैं, तो 1 से लेकर क्या होते हैं? ये 14 तक अंक होते हैं, ठीक है। तो जो 1 से लेकर 7 तक होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से लेकर जो 14 तक होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, इसे याद रखें। जैसे कि अब देख लेते हैं कि अम्लीयता 1 से 7 तक की ओर जाने पर अम्लीयता घटती है, यानी कि एक इधर से इधर जाएंगे ना तो क्या होगी? अम्लीयता घटेगी, ठीक है। और 7 से 1 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ेगी, इसे याद रखें। 1 से 7 तक जाएंगे तो अम्लीयता घटती है, और 7 से 1 तक जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्षारीयता क्या होती है। 7 से 14 तक, यानी कि 7 से 14 तक जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, और 14 से 7 तक जाने पर क्षारीयता घटती है। और 7 एक ऐसा पॉइंट है जो न्यूट्रल होता है, ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारीय होता है। तो हमने अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में देख लिया कि क्या क्या हो सकते हैं। ये पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सीवर्ल्ड जी के नाम से सर्च करें तो आपको चैनल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसे जाकर आप ज़रूर देख लें। धन्यवाद।